नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कन्या भ्रूण हत्या की। कन्या भ्रूण हत्या, गर्भ में पल रही लड़की को उसके संपूर्ण विकास से पहले ही मार देना है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि वो लड़की है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे देश का एक शर्मनाक और चौंकाने वाला सच है। भारत में बेटियों की अपेक्षा बेटों को अधिक ही महत्व दिया जाता है। लोग चिकित्सा तकनीकों का दुरुपयोग करके अपेक्षाकृत अधिक बेटों वाले छोटे परिवार चाहते हैं और यह लिंग अनुपात में गिरावट के मुख्य कारणों में से एक माना जा रहा है। आज हम कन्या भ्रूण हत्या पर आपके लिए स्पेशल स्टोरी फिर पेश कर रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि अथाह श्रद्धा से, श्राद्ध से इस कन्या पूजन करने वाले इस देश में कन्याओं की स्थिति कितनी दर्दनाक है और भयानक है, और आज भी है। इससे जुड़ी हम आपको रुला देने वाली सबसे पहले दो सच्ची कहानियां बताएंगे। उसके बाद में हम इस पूरे और कहानी पर प्रकाश डालेंगे। पहली कहानी बरसों पुरानी है, मगर यह आज भी साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा है। एक समय पंजाब के एक समुदाय में जन्म लेते ही बेटियों को मार देने की कुप्रथा थी। हत्या के बाद नवजात के मुंह में गुड़ और हाथ में कपड़े का टुकड़ा रख दिया जाता था और फिर प्रार्थना की जाती थी कि बेटी, तुम इस दुनिया में दोबारा मत आना, अपने भाइयों को भेज देना। ये पंजाब की प्रथा थी। दूसरी कहानी की बात करते हैं, पिछले साल अगस्त की है। मुंबई की रहने वाली 40 साल की महिला ने पति पर केस दर्ज कराया। आरोप ये था कि बेटी की चाह में पति ने 13 साल में 8 बार उसका गर्भपात कराया। प्रेग्नेंट होने पर पति गर्भ में पल रहे बच्चों की जांच करवाता था और बेटी का पता चलते ही हांगकांग ले जाकर अबॉर्शन करवा देता था। इस वजह से महिला को कम से कम 1500 से अधिक की दवाइयां और इंजेक्शन लेने पड़े। ये 1500 तरह की अलग अलग दवाइयां और इंजेक्शन थे। पंजाब और हरियाणा में आप वर्षों से ऐसे मामले सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं और पढ़ते रहे होंगे। तमाम रिसर्च हुई है, अनगिनत खबरें छपी है, सरकारों का भी ध्यान पंजाब हरियाणा पर बना रहा। इसी बीच में उत्तर प्रदेश की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया, जहां खतरा पंजाब और हरियाणा से कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में बेटों के लिए बेटियों की हत्या का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। कुछ वक्त पहले आई एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि 2030 यानी कि अब से 6 साल बाद यूपी में 20 लाख बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाएगा। इसकी पुष्टि आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट रविंदर कौर की रिसर्च से भी सामने आती है, पता चलता है। उत्तर प्रदेश में फीमेल फिटिसाइड के मुद्दे पर रिसर्च कर रही प्रोफेसर रविंदर कौर के मुताबिक आने वाले सालों में देश की 30 से 40% कन्या भ्रूण हत्या अकेले यूपी में ही सामने आएंगी, ये आशंका है। बेटियों की संख्या कम होने की वजह से बड़ी संख्या में लड़कों की शादियां नहीं हो सकेंगी। प्रोफेसर कौर की ही एक और रिपोर्ट के अनुसार 2012 में यूपी में 10% पुरुषों की शादियां नहीं हो सकी है। 2050 तक ऐसे पुरुषों की संख्या करीब बढ़कर 17% तक हो जाएगी, जिन्हें बिना किसी जीवन साथी के अकेले ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। कन्या भ्रूण क्या है? सबसे पहला सवाल यही है, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। कन्या भ्रूण हत्या अल्ट्रासाउंड स्कैन जैसे लिंग पहचान परीक्षणों के बाद में जन्म लेने से पहले ही मां के गर्भ से कन्या भ्रूण को समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या और यहां तक कि कोई भी लिंग पहचान परीक्षण अवैध है। यह उन माता पिताओं के लिए शर्म की बात है जो एक लड़के के लिए निराश है, और साथ ही डॉक्टरों के साथ जो भी विशेष रूप से इसके लिए गर्भपात करा रहे हैं वो भी जिम्मेदार है। और देखिए, कन्या भ्रूण हत्या के कारण क्या है? तमाम कारणों की हम यहाँ पर बात करेंगे। कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन काफी समय से चला आ रहा है, खास तौर पर उन परिवारों में जो केवल लड़कों को प्राथमिकता देते हैं, लड़कों की ही चाहत रखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के कई धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए अब समय है, और समय ये भी है कि अब इसको बदलना पड़ेगा। इसलिए अब समय की मांग भी है, समय काफ़ी बदल गया है, लेकिन कुछ परिवारों में कई कारण और भी मान्यताएं भी है, कई कारण भी है जो आज भी बदस्तूर जारी है। कन्या भ्रूण हत्या के कुछ मुख्य कारण ऐसे भी है जो मैं आपको बताता हूँ कुछ बिंदुओं से। देखिए, पहला कारण, आमतौर पर माता पिता लड़की पैदा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बेटी की शादी में दहेज के रूप में बड़ी रकम देनी होती है। दूसरा कारण एक यह है कि एक धारणा है कि लड़कियां हमेशा उपभोक्ता होती हैं और लड़के सिर्फ उत्पादक होते हैं।
इस प्रकार से माता पिता समझते हैं कि बेटा जीवन भर पैसे कमाएगा और अपने माता पिता की देखभाल करेगा, देख रेख करेगा, जबकि लड़कियां एक दिन शादी कर लेंगी और अपना अलग परिवार बसा लेंगी। तीसरी मान्यता यह है, ऐसी मान्यता है कि बेटा भविष्य में परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा, ताकि लड़की को पति के परिवार को आगे बढ़ाना होगा। चौथी मान्यता यह है कि समाज में माता पिता और दादा दादी के लिए यह प्रतिष्ठा का मुद्दा है कि परिवार में बेटी के अलावा लड़का भी हो। ये सबसे बड़ी सामाजिक मान्यता है कि अगर परिवार में बेटी है तो उनको निचला दर्जा और बेटा है तो उसको सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है। पांचवा कारण यह है कि परिवार की नई दुल्हन पर लड़के को जन्म देने का दबाव होता है, इसलिए उसे लिंग परीक्षण कराने और लड़की होने पर गर्भपात कराने के लिए भी बाध्य किया जाता है, मजबूर किया जाता है। छठा कारण यह है कि समाज में लोगों की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी भी बालिकाओं की अधिकता के प्रमुख कारण हो सकते हैं। सातवां कारण बताता हूँ, विज्ञान और तकनीकी उन्नति और उपयोगिता में माता पिता के लिए यह कार्य बहुत ही आसान बना दिया गया है। तो ये तमाम कारण हैं भ्रूण हत्या के। देखिए, अब आपको कुछ पॉइंट और भी बताता हूँ। नेपाल और बांग्लादेश से खरीद कर यहाँ पर दुल्हन लाते हैं, गर्भपात कराते हैं, ये सच्चाई यूपी की है। सबसे पहले बात हम पश्चिम यूपी की कर लेते हैं, जहाँ पर प्रतिबंध के बावजूद न सिर्फ अल्ट्रासाउंड जांच के बाद कन्या भ्रूण हत्या जारी है, बल्कि इसमें खुद स्वास्थ्यकर्मी भी लिप्त है, शामिल है। खास करके पहला बच्चा होने पर दूसरी प्रेगनेंसी में आशा वर्कर की मदद से भ्रूण के लिंग की जाँच होती है, और अगर लड़की मिलती है तो निजी हॉस्पिटल में जाकर अबॉर्शन करा दिया जाता है। आशा वर्कर इस क्रूरता के लिए पैसे लेती हैं। ये बात द यूनिवर्सिटी ऑफ द एडिनबरा स्कॉटलैंड में रिसर्च श्रुति चौधरी ने 2021 में प्रकाशित अपनी किताब मूविंग फॉर द मैरिज इन इक्वालिटी, इंटीमेसी एंड वुमेन्स लाइफ्स इन द रूरल नॉर्थ इंडिया में बताई गई है। ये रिसर्च है, ये किताब का नाम है जो मैंने आपको बताया है। इसी रिसर्च में, इसी किताब में ये बात सामने आई है। उन्होंने यह रिसर्च 2012 से 13 के बीच में की। 1901 की जनगणना के समय यूपी में सेक्स रेशियो 938 था। अल्ट्रासाउंड जांच शुरू होने के बाद में 1981 में सेक्स रेशियो घटकर की 882 तक आ गया। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक यहाँ पर 1000 लड़कों पर 912 लड़की ही बची है। ये सबसे बड़ी गिरावट मानी जाती है। कन्या भ्रूण हत्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई तो हरियाणा, पंजाब की तरह भी यहाँ भी बेटों की शादी के लिए बांग्लादेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों की लड़कियों को खरीदकर बहू बनाने का सिलसिला तेज हो गया। यूपी में दूसरे राज्यों से सबसे ज्यादा बहुएं 1990 के दशक में आई और यह सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हालात खराब होंगे, ये रिपोर्ट कहती है। बेटियों को लेकर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चिंता जताई जा रही है। 2007-17 से लेकर के 2030 के बीच में भारत में करीब 68 लाख बेटियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाएंगी, ये रिपोर्ट कहती है। 2017 से लेकर के 2025 के बीच में हर साल 4.69 लाख यानी कि 6-9 लाख बच्चियों की गर्भ में ही हत्या होने की आशंका है, जबकि 2026 से लेकर के 2030 के बीच में हर साल 5.19 लाख बेटियों को जन्म नहीं लेने दिया जाएगा। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर फेकिंग चाओ ने 2020 में आई अपनी रिसर्च में ये बातें कही है। जर्नल प्लोस में छपी उनकी रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे खराब हालात उत्तर प्रदेश में होंगे। ये सिर्फ यूपी में ही 2017 से लेकर 2030 के बीच में 20 लाख बेटियां दुनिया नहीं देख सकेंगी। बेटों की चाहत में उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाएगा। ये कोरा अनुमान नहीं है बल्कि एक बात है, एक रिसर्च है। यह बात उन्होंने वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर की है। और सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में कम पैदा हो रही है लड़कियां, क्यों? डेमोग्राफर श्रीनिवास गोली कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ सर्वाधिक बच्चों का जन्म यहीं पर होता है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार 2019-20 के दौरान में पूरे देश में 2.12 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ। इनमें से करीब 40.71 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए। इस दौरान यहाँ पर 1000 बच्चों पर महज 927 बच्चियों का जन्म ही हुआ है। 2015 और 16 के दौरान नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के दौरान यानी कि NFHS 4 के दौरान में यूपी में फर्टिलिटी रेट प्रति महिलाओं की संख्या 2.7 थी, जो 2019 और 21 में घटकर 2.4 रह गई। यहाँ के फर्टिलिटी रेट में गिरावट होती रही है और यहाँ पर यूपी पर ध्यान नहीं दिया गया है अब, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है।
समय रहते अगर कदम नहीं उठाए गए तो पूरे देश पर इसका असर पड़ेगा। जहां पहले जन्म लेने के बाद बच्चियों की हत्या की जाती थी, लेकिन अब अल्ट्रासाउंड जांच के बाद ही उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। देखिए क्या क्या कारण होता है, क्या मानसिक दबाव होता है, ईगो होती है, चिंता होती है, पेरेंट्स की चिंताएं क्या है, दिक्कतें क्या है। पहला तो यह है कि मानसिक दबाव, दूसरा है उनका ईगो, तीसरी है उनकी चिंताएं। और ये तमाम चीज़ें पेरेंट्स, अभिभावकों को हत्यारा बना देती है। कन्या भ्रूण हत्या के पीछे जो भी वजह है बताई जाती है, उनका सामना अधिकतर लोगों को करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों कुछ पेरेंट्स अपने ही बच्चों की हत्या कर देते हैं। इस सवाल का जवाब दिया जाता है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजीव महतो ने। डॉक्टर महतो बताते हैं कि बेटों को जन्म देने का सामाजिक दबाव, वंश के नाम से पैदा होने का अहम, दहेज की परेशानी और बुढ़ापे में ख्याल रखने की चिंता, कई बार लोगों को दिलों दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती है कि वह अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर पाते हैं, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। और इन्हीं कारणों के चलते अगर पहले बेटी का जन्म हो भी जाए तो तीसरी और दूसरी प्रेगनेंसी में बेटी की बात पता चलने पर गर्भपात में उनको मार दिया जाता है। ये समाज की सच्चाई है। और देखिए बेटियों की हत्या, लेकिन जो पीढ़ियां हैं आने वाली वो इसकी सजा भुगतेंगी। कैसे? सेंटर डी साइंसेज ह्यूमन के रिसर्च क्रिस्टोफ गिलमोटो बताते हैं कि उन्होंने 2020 में और 2020 से लेकर के 2080 तक भारत में 4 करोड़ से ज़्यादा पुरुषों की कभी शादी नहीं होगी, ये आशंका जताई है। ये रिपोर्ट कहती है, कोई ये शंका नहीं है। बेटियों को मारकर वंश बढ़ाने के लिए बेटा पैदा करने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हम बेटियों को मारते रहेंगे, हम बहू कहाँ से लेकर आएंगे। ये भी एक चिंता का विषय है। देखो, बेटा पैदा करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि वंश आखिर बढ़ेगा कैसे। जब तक बहुएं नहीं होगी तो वंश नहीं बढ़ पाएगा। कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि कन्या भ्रूण हत्या का खामियाजा सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस पहले ही चेतावनी दे चुका है कि भारत में फीमेल फीटिसाइज पर अंकुश लगाना होगा। तो सोसाइटी में महिलाओं के खिलाफ में सेक्सुअल वायलेंस, चाइल्ड व्यूज, वाइफ शेयरिंग जैसी घटनाएं बढ़ेंगी और पूरे समाज को इसका भुगतान करना पड़ेगा। वाइफ शेयरिंग ये सबसे बड़ी घटना होगी मानव समाज की, जो अभी तक बची हुई है। अगर इससे बचना है तो भ्रूण हत्याओं को रोकना पड़ेगा। बेटों की चाह में बार बार अबॉर्शन कराने से महिलाओं की सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव और लाइफ पर बड़ा असर पड़ता है और उसकी फिजिकल जो मेंटल हेल्थ भी है वो भी खराब होने लगता है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजीव मेहता बताते हैं कि ऐसी महिलाएं लंबे समय के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, खुद को दोषी मानने लगती हैं, कुछ भी गलत होने पर गर्भपात से उसे जोड़कर देखने लगती है, जिससे कि अंधविश्वास को भी बढ़ावा मिलता है। और आज भी भले ही अबॉर्शन के जरिए बेटियों को गर्भ में मारा जाता रहा हो, लेकिन पहले पैदा होने के बाद उन्हें मारने के जो तरीके अपनाए जाते थे उनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है, रूह कांप उठती है। 2500 साल पहले भी होती थी मासूमों की हत्या, ये भी रिपोर्ट कहती है। जन्म के बाद बेटियों की हत्या प्राचीन काल से ही होती रही है। करीब 2500 साल पहले आपस्तम ने अपनी एक किताब धर्मसूत्र में इसका उल्लेख किया है और इसे पाप कहा जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने इस मुद्दे पर रिसर्च की है और रिपोर्ट तैयार की है। पोर्टल साइंटिफिक रिसर्च पर मौजूद उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कई और धर्म ग्रंथों में भी इसकी आलोचना करते हुए ऐसा करने वालों को सजा देने की बात लिखी जाती है। राजस्थान के राजाओं ने सबसे पहले इसको लेकर के कदम उठाए हैं, ये इतिहास कहता है। साल 1731 की बात है, जहां पर राजा जयसिंह द्वितीय ने बेटियों की हत्या को रोकने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि बच्चियों की हत्या की एक बड़ी वजह दहेज का बोझ माना जा रहा है। उन्होंने नियम बनाया कि परिवार की 1 साल की इनकम से ज़्यादा दहेज नहीं दिया जा सकता है। 1820 में गवर्नर एलिफिंस्टन ने बॉम्बे इंफेंटिसाइड एक फंड बनाया। बच्चियों की हत्या रोके जाने को लेकर उन्होंने भारतीय अधिकारियों से जुर्माना वसूल करने के लिए इस फंड में पैसे जमा किए। अच्छा काम करने वालों को इससे पुरस्कार दिया जाता था। और इसी बीच में साल 1883 में कोटा के राजा महाराव राम सिंह ने कन्या वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी दौरान देश भर में हो रही बच्चियों की हत्या के बारे में ब्रिटिश सरकार तक पहुंचने लगी तो उन्होंने मासूमों को बचाने की कई कोशिशें की। तमाम एक्ट उन्होंने बनाए हैं। 1870 में कानून बना जिसके तहत इसको लेकर की सजा की मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया। अगर किसी ने भी भ्रूण हत्या की तो उसको मौत की सजा का प्रावधान है। सबसे बड़ा कदम उठाया जाता है। बात है 1870 की, जब ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगा दी
इसे हत्या घोषित करते हुए फांसी, उम्र कैद जैसी कई सजाएं तय कर दी। लेकिन इस कानून का शिकार भी महिलाएं ही हुई, क्योंकि ये हत्या अधिकतर मां से ही करवाई जाती थी या फिर दाई के जरिए। 5 से लेकर के 10 साल के अंदर महिलाओं पर भ्रूण हत्या के 381 केस दर्ज हुए, जिनमें से 18 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई, जिनमें से 3 को सजा मिली। वहीं 152 महिलाओं को राज्य से निकाल दिया गया। महिलाएं कानून का शिकार कैसे बनती है? मद्रास प्रेसिडेंसी में 10 साल के दौरान में 112 केस ट्रायल किए जाए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1871 से लेकर के 1875 के बीच में 43 मामलों का ट्रायल हुआ। उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध में 1873 से लेकर के 1876 के बीच में 19 महिलाओं पर केस दर्ज किए गए। पंजाब में 10 साल में 51 केसों में ट्रायल हुआ है। मैसूर में 10 साल के दौरान में 40 केस दर्ज हुए हैं। अजमेर और मारवाड़ा में करीब 1862 से लेकर के 1876 के बीच में 13 मामलों का ट्रायल हुआ है। हैदराबाद में 10 साल में 17 केस आए हैं। बंगाल में 5 से लेकर के 11 मामले सामने आए हैं और इनमें से अधिकतर मामलों में महिलाओं को ही फांसी या उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन सेवन सिस्टर पर नाज करते हैं। इसके उलट 19वीं सदी में असम और ब्रिटिश बर्मा में कन्या भ्रूण हत्या का भी एक केस दर्ज नहीं हुआ है। वहां पर समय के असम से ही आज के असम, पुराना असम देख लीजिए और आज का असम देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों का जब गठन हुआ, ये वो राज्य है जहां आज भी सेक्स रेशियो सर्वाधिक है, सबसे अच्छा है। देश में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों का जो राष्ट्रीय औसत माना जाता है वो 929 है। वहीं त्रिपुरा में 1000 लड़कों के मुकाबले 1028 लड़कियां हैं, यानी कि 28 लड़कियां ज़्यादा है। सख्त सजा से बचने के लिए कई और भी क्रूर तरीके बरते जाने लगे थे। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कदम उठाए तो देश के पढ़े लिखे तबके में इस पर बहस छिड़ गई। उनमें सबसे ज़्यादा लोगों ने सख्त कानूनों का विरोध किया। वहीं सजा से बचने के लिए लोगों ने बेटियों को मारने और नए और क्रूर तरीकों को अपना लिया। उसी दौरान एक उर्दू अखबार ने इस पर खबर लिखी। 1870 के दौरान में द इंफेटिसाइड एक्ट के बच्चों की हत्या रोकने की हालात में और भी ज़्यादा बद से बदतर हो गए। एक कानून जब बनाया गया था तो इसका सबसे ज़्यादा विरोध जो समाज के संवर्ग वर्ग है, जिसे हम आज बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, ये उस वक्त का शब्द है जो आज प्रचलित में भले ही नहीं हो, लेकिन आज हम अगर उसको यहाँ पर परिभाषित करें तो उसको हम बुद्धिजीवी वर्ग कह सकते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया। पहले जन्म लेते ही बेटियों की हत्या कर दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें इतने खराब हालात में रखा जाता है कि वो 1 से लेकर के 2 साल के अंदर बीमार होकर मर जाती है। बेटियों को मारने की पुरानी प्रैक्टिस से भी ज़्यादा घिनौना ये तरीका माना जाता है। और जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी आज किलिंग मशीन बन गई है। ये फिर दौर आया है अल्ट्रासाउंड का। साल 1970 के दशक में भारत में ये मशीन इसलिए लाई गई थी ताकि गर्भ में पल रहे बच्चों की जांच की जा सके और उन्हें कोई समस्या हो तो समय पर उनका इलाज कर सकें। ये उसके लिए आई थी। इसी दौरान में साल 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट पास हुआ, जिससे कि मेडिकल अबॉर्शन लीगल हो गया। और इसके बाद में अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगाया जाने लगा कि गर्भ में लड़का पल रहा है या लड़की। लड़की का पता चलते ही अबॉर्शन करा दिया जाता था। अबॉर्शन कराने वाले डॉक्टरों ने तर्क दिया कि इससे जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलेगी। और देखिए, जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी के जरिए 3 दशक में जाने कितनी बच्चियों ने जिंदगियां खोई है, कितनी बच्चियों की जिंदगी चली गई है। जब शुरू हुआ बेटियों के नरसंहार का दौर, वो दौर साल 1971 से 1977 के बीच में है। साल 1971 से लेकर के 1977 के बीच में देश के शहरी हॉस्पिटलों में जितनी जांचों में लड़कियों के होने का पता चला, उनमें से 96% को गर्भ में ही मार दिया जाता था। इसके उलट अल्ट्रासाउंड की जांच में 250 केस में लड़के मिले। इनमें से कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स का शिकार भी थे। इसके बावजूद भी इनमें एक भी मामले अबॉर्शन का शिकार नहीं हुए। बच्चों को लेकर के मामला है। जेनेटिक डिफेक्ट्स के शिकार लड़कों ने भी जन्म लिया, जबकि स्वस्थ बच्चियों को मार दिया गया। मुंबई का एक बड़ा क्लिनिक तो अबॉर्शन सेंटर में ही तब्दील हो गया था। साल 1984 और 85 के बीच की ये बात है, जहां पर 15,914 अबॉर्शन हुए और इनमें से सभी लड़कियां थी। और इसी तरीके से शहर के 6 और अस्पतालों में कुल 8,000 अबॉर्शन हुए, जिनमें से 7,099 मामलों में बेटियां ही पाई गई है। लेकिन ऐसा क्यों है? बेटों की चाह में बेटियों की सीरियल किलिंग क्यों? अल्ट्रासाउंड मशीन एक ऐसा ब्लैक होल बन गई जो दुनिया में आने से पहले ही बेटियों को निगलती जा रही थी। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में तेजी से बेटियों की संख्या कम होने लगी। दूसरे शहरों का भी यही हाल था। बेटों की चाह में पेरेंट्स अल्ट्रासाउंड जांच कराने आते
लड़की का पता चलते ही अबॉर्शन करा देते और इस तरह महिलाओं को लगातार कई तरहों से अबॉर्शन कराने पड़ते थे और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। बेटियों की इस कदर हत्या कर रहे लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि वे सीरियल किलर बनते जा रहे हैं। आखिर में सरकार ने साल 1994 में PCPNDT एक्ट बनाया था और ये जो एक्ट बना था वो सबसे पहले भ्रूण के लिंग की जांच कराने पर प्रतिबंध लगाता है। बेटियों को कैसे बचाया जाए यह पूर्वोत्तर और केरल जैसे राज्यों से हम सीख सकते हैं। अंत में एक टिप्पणी और करना चाहूँगा। अमेरिका में रहने वाले चीनी भारतीय भी गर्भ में पल रही बेटियों को मार देते हैं। अमेरिका समेत अधिकतर विकसित देशों में जन्म से पहले ही बच्चों के लिंग की जांच कराने पर कोई रोक टोक नहीं है। बे रोक टोक ये मामले दुनिया भर में प्रचलित है और दुनिया भर में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। इसके अलावा पेरेंट्स वहाँ जेंडर रिवील सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं और आने वाले बच्चे के जेंडर का खुलासा कर करीबियों के साथ जश्न भी मनाते हैं, फिर भले ही गर्भ में बेटा हो या फिर बेटी हो। लेकिन इन देशों में रहे एशियाई वहाँ भी बाज नहीं आए। भारतीय और चीनी नागरिकों पर वहाँ भी लड़कियों को गर्भ में ही मारने के आरोप लगते रहे हैं। गर्भ में बच्चियों की हत्या करने वाले मामलों में भारतीयों के दोषी पाए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स भी आती रही है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए अमेरिकी संसद में कानून तक पेश किए गए हैं और कानून बन चुके हैं। ये पूरी कहानी उन कन्याओं की है जिन्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया है। समाज ने उनके साथ इतनी क्रूरता और बेरहमी दिखाई कि रूह तक कांप जाए। माँ, बहन, बेटियाँ या पत्नी, स्त्रियों को हर रूप में हम पूछते हैं, पर यह सिर्फ नाम का पूजन है। बेटियों को जन्म लेने और फलने फूलने देने का हमें प्रण लेना चाहिए और आज हम सभी को ये सोचना होगा कि हम ऐसे सभ्य समाज में जी रहे हैं, लेकिन ये असभ्य परंपरा क्यों। हम सभी को ये भी सोचना होगा कि कहीं ना कहीं आज हम कन्या भ्रूण को नहीं रोकेंगे तो कल हम अपने वंश को कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि वंश तो तभी आगे बढ़ेगा जब इस देश में माताएं होंगी, बहनें होंगी, बेटियां होंगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में बस इतना ही। कल फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ में मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।